दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। खबरों में आज सबसे पहले बात करेंगे बिहार चुनाव की, जहां चुनाव का बिगुल बज चुका है, तारीखों का हो चुका है ऐलान। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर रही है। बिहार की प्रगति कुछ लोगों को रास नहीं आ रही है, जिन लोगों ने दशकों तक बिहार का शोषण किया। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी। तो बिहार चुनाव का मुहूर्त निकल चुका है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने शाम को 4 बजे 40 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सभी के सब्र की परीक्षा लेते हुए 35वें मिनट पर तारीखों का ऐलान किया, पर हम 30 सेकंड भी नहीं लेंगे। नोट कीजिए, बिहार में 6 और 11 नवंबर को मतदान होगा और 14 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। बिहार में सिर्फ 2 चरणों में वोटिंग होगी। पहले चरण में 6 नवंबर को 121 सीटों पर वोट पड़ेंगे। दूसरे चरण में 11 नवंबर को 122 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे और 14 नवंबर को 243 विधानसभा सीटों पर वोटों की गिनती होगी। 14 को बिहार को नई सरकार मिल जाएगी, यानी कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस पर से पर्दा हट जाएगा। ज्यादातर पार्टियों की डिमांड भी थी कि चुनाव 2 ही चरणों में हो। चुनाव लंबे खिंचते हैं तो लोगों को परेशानी होती है, उम्मीदवारों का प्रचार पर खर्चा भी ज्यादा होता है। त्योहारों का सीजन है, जो लोग बिहार गए होंगे वो बिहार छोड़कर दूसरे हिस्सों में भी चले जाएंगे अपनी रोजी रोटी के लिए। इसी वजह से ये 2 चरण महत्वपूर्ण हैं और बिहार के वोटर अपना चुनाव चार्ट भी अब देख लें। इसकी स्क्रीनशॉट आप रख लें, क्योंकि आपके जिले में आपकी सीट पर 6 नवंबर 11 नवंबर को कब चुनाव है। पहले चरण में 11 जिले, आपको बताते चले 18 जिले। ये देखिए, 6 नवंबर को 18 जिले की 121 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। आपको गौर से देखनी है ये तारीखें कि आपके जिले में कब वोट पड़ने जा रहा है। 6 नवंबर को पहले चरण में होगा मतदान। 18 जिले हैं, 121 सीटें, जिसमें गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, मुंगेर, बेगूसराय। 6 नवंबर को ही लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, समस्तीपुर, वैशाली, पटना, भोजपुर, बक्सर, सिवान। यानी कि ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा येलो जो हिस्सा आप देख रहे हैं, इस पूरे हिस्से में पहले चरण में 6 तारीख को वोट डाले जाएंगे। 11 नवंबर को 20 जिले की 122 सीटों पर वोट पड़ेंगे। इसको भी आप गौर से नोट कर लें। बांका, जमुई, नवादा, गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, शिवहर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, सीमांचल के भी सारे जिले इसी में आएंगे। यानी कि दूसरे चरण में 11 नवंबर को 20 जिलों में जब 122 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तो ये वो तारीखें हैं जो आपको नोट करके रखनी है। और आपको बताते चले, वोटों की गिनती सभी की एक साथ होगी। मतगणना 14 नवंबर को। बिहार के नक्शे में हमने आपको दिखाया, ये जो पीला वाला हिस्सा है ये पहले चरण में वोटिंग होगी। जो गुलाबी रंग का हिस्सा है, यहां पर 11 नवंबर को 20 जिलों की 122 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। बिहार में 7 करोड़ 42 लाख वोटरों को नई सरकार का फैसला करना है। चुनाव आयोग इस चुनाव में 17 नई कवायद करने जा रहा है। बिहार से इसकी शुरुआत हो रही है, जो देश के आगे सभी चुनावों तक पहुंचने वाली है। The entire election machinery of Bihar is just a call away. ECI नेट ऐप को डाउनलोड करता है और अगर अपने एपिक नंबर डिटेल को डालता है तो वो अपने BLO से बात कर सकता है। लगभग 40 ऐप्स आज की तारीख में चुनाव आयोग के पास है
तो इन सबको एक जगह समन्वित करते हुए स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में बिहार से शुरू होगा। जिन मतदाताओं के नाम सूची में नए जुड़े हैं, 15 दिन के भीतर मतदाताओं के हाथ में इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ईवीएम के लास्ट 2 राउंड से पहले पोस्टल बैलेट की गिनती समाप्त करना अनिवार्य होगा। तो 14 नवंबर को बिहार का कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये तय हो जाएगा कि पीएम मोदी से विपक्ष कितना लोहा ले पाया और नीतीश के चेहरे को कोई कितनी चुनौती दे पाया। लेकिन आपके लिए अगर 14 नवंबर तक सब्र रख पाना कठिन है और आप आज ही 14 नवंबर का रुख जानना चाहते हैं, तो अब बिहार चुनाव के पहले ओपिनियन पोल पर अपनी नजरें जमा लीजिए। आपको बताते चले, ये एबीपी न्यूज का पोल नहीं है। बिहार चुनाव पर पहला ओपिनियन पोल मैट्राइज आईएनएस ने किया है, जिसमें एनडीए की धमाकेदार वापसी बिहार में दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल में एनडीए को 150 से 160 सीटें दी गई हैं, जबकि कांग्रेस आरजेडी के महागठबंधन को 70 से 85 सीटों पर सिमटता हुआ दिखाया गया है। 2 गठबंधनों के अलावा जो 2 और प्लेयर हैं, उनमें जनसुराज को 2 से 5 सीटें और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम को 1 से 3 सीटें, ये ओपिनियन पोल दे रहा है। अन्य को 7 से 10 सीटें दी गई हैं। इनमें कई छोटी पार्टियां और निर्दलीय भी हैं। और अब इन दोनों गठबंधन के वोट परसेंट पर भी नजर डाल लेते हैं। जनसुराज नई नवेली पार्टी है, सभी पर हमलावर है। जनसुराज, एआईएमआईएम और अन्य के वोट परसेंट भी बता देते हैं, जिन्हें बिहार के दोनों गठबंधन सिर्फ वोट कटवा की नजर से ही देख रहे हैं। और इसमें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए, एनडीए को 49% वोट शेयर, महागठबंधन को 36%, जनसुराज को 7% वोट प्रतिशत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उनका ये पहला चुनाव है। एआईएमआईएम काफी ज्यादा पीछे जा रही है पिछले बार के मुकाबले, सिर्फ 1% के साथ, और अन्य के खाते में 7% वोट शेयर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मैट्राइज आईएनएस का ये ओपिनियन पोल है। और अब दोनों गठबंधनों का ब्रेकअप भी आपके सामने रखे हैं, जिससे पता चल सके कि गठबंधनों के अंदर भी किस पार्टी का परफॉर्मेंस कैसा हो सकता है। पहले एनडीए का वोटों और सीटों का ब्रेकअप आपके सामने रखते हैं। एनडीए को 150 से 160 सीटें मिल रही हैं। वोट प्रतिशत 49 है, जिनमें देखिए भारतीय जनता पार्टी को 80 से 85 सीटें 21% वोट शेयर के साथ, जेडीयू को 60 से 65 सीटें 18% वोट शेयर के साथ, हमको जीतन राम मांझी को 3 से 6 सीटें 2% वोट शेयर के साथ, एलजेपीआर चिराग पासवान की पार्टी को 4 से 6 सीटें 6% वोट शेयर के साथ, और आरएलएम को 1 से 2 सीटें 2% वोट शेयर के साथ दिखाई दे रहा है। ये एनडीए का ब्रेकअप आपके सामने रख गया। सबसे बड़ी पार्टी बन रही है बीजेपी, सबसे ज्यादा वोट भी उसी के खाते में मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आ जाते हैं महागठबंधन के वोटों और सीटों का ब्रेकअप क्या है, वो भी देखिए कि किसका परफॉर्मेंस कैसा दिख रहा है मैट्राइज आईएनएस के इस ओपिनियन पोल में। महागठबंधन में 70 से 85 सीटें मिल रही हैं 36% वोट शेयर के साथ, जिनमें आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन रही है 60 से 65 सीटें हासिल करती हुई 21% वोट शेयर के साथ। कांग्रेस पार्टी 7 से 10 सीटें 8% वोट शेयर के साथ, सीपीआई एमएल 6 से 9 सीटें 4% वोट शेयर मिल रहा है। सीपीआई खाता खुल सकता है, यहां पर 1% ही वोट शेयर है। सीपीआईएम खाता खुल सकता है, हालांकि नहीं भी खुलने की संभावना 0 से 1 दिखाई दे रही है, 1% वोट शेयर। और वीआईपी मुकेश सहनी को 2 से 4 सीटें मिल रही हैं 1% वोट शेयर के साथ। ये महागठबंधन का ब्रेकअप आपके सामने रखा। मैट्राइज आईएनएस का ये जो ओपिनियन पोल है वो आपके सामने हमने रखे। 4 बड़े आंकड़े, पार्टियों का, सीटों, वोटों का व्यक्तिगत आंकड़ा भी आपने देख लिया, किस पार्टी का क्या परफॉर्मेंस है। तो अब ये भी देख लीजिए कि इस सर्वे का निष्कर्ष क्या है, जो बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं। बिहार के पहले ओपिनियन पोल में एनडीए को स्पष्ट जनादेश मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, वो भी पिछली बार के मुकाबले 25% सीटों के फायदे के साथ। ओपिनियन पोल में सबसे ज्यादा फायदे में जेडीयू है, उसकी सीटें 43 से बढ़कर 60 से 65 हो रही हैं। ओपिनियन पोल में आरजेडी कांग्रेस का महागठबंधन 100 सीटों से काफी नीचे सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। आरजेडी को 10 से 15 सीटों का और कांग्रेस को भी 9 से 12 सीटों का नुकसान इस सर्वे में दिख रहा है। पहली बार चुनाव लड़ रही जनसुराज 7% वोट ले जाती हुई दिखाई दे रही है, जो कांग्रेस पार्टी के 8% के बेहद करीब है। एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिल रहा है, वो भी 25% सीटों के फायदे के साथ। ये तो इस ओपिनियन पोल का एक नतीजा हुआ, लेकिन दूसरा बड़ा सवाल है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री?
क्या नीतीश कुमार ही बनेंगे या फिर आरजेडी जैसा बार बार कहती है कि बीजेपी उनके साथ एकनाथ शिंदे जैसा सलूक करेगी और अपना सीएम बनवा लेगी अगर होता है ऐसा तो। लेकिन मैट्राइज आईएनएस का ओपिनियन पोल ऐसी अटकलों को खारिज कर रहा है कि बिहार में नीतीश कुमार के अलावा भी कोई चॉइस हो सकती है। ओपिनियन पोल में जानने की कोशिश की गई है कि सीएम के लिए बिहार की पहली पसंद क्या है, तो 42% लोगों ने नीतीश कुमार को ही सीएम के लिए पहली पसंद बताया है। सिर्फ 15% लोगों ने कहा है कि सीएम के लिए उनकी पहली पसंद तेजस्वी यादव हैं। तीसरे नंबर पर प्रशांत किशोर हैं, जिन्हें 9% लोगों ने अपनी सीएम चॉइस माना है। 8% लोगों ने चिराग पासवान को और 3% लोगों ने कहा सीएम पद पर सम्राट चौधरी पसंद है। अन्य नेताओं को सीएम चाहने वाले 23% हैं। मतलब यह है कि साल 2000 से लेकर अब तक नीतीश कुमार 9 बार सीएम की शपथ ले चुके हैं और 10वीं सीएम की दौड़ में भी वो सबसे आगे, 10वीं बार भी सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। ना तो उन्हें बीमार और अनफिट बताने का कोई असर सर्वे में दिखाई दे रहा है, ना ही उन्हें थका हुआ माना जा रहा है। सर्वे के मुताबिक ना ही कोई ये मान रहा है कि नीतीश कुमार अब डिलीवर करने लायक नहीं है, क्योंकि 42% ये बहुत ज़्यादा है, बाकी सब काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं। मैट्राइज आईएनएस ने जब नीतीश के काम के बारे में बिहार के लोगों से राय ली तो उसमें 42% लोग उनके काम से बहुत संतुष्ट, मतलब बहुत ज़्यादा संतुष्ट दिखे। 31% संतुष्ट नजर आए। 23% लोग ऐसे हैं जो नीतीश के काम से खुश नहीं हैं और 4% ऐसे हैं जिन्हें कुछ नहीं कहा, मतलब ये तय नहीं कर पाए कि काम उनका अच्छा है या फिर काम खराब है। बिहार में चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है और अभी से ये कह नहीं सकते कि विपक्ष वोट चोरी के मुद्दे से आगे बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा। मैट्राइज आईएनएस के सर्वे में पूछा गया कि बिहार के बड़े चुनावी मुद्दे क्या हैं, तो बिहार के 24% लोगों ने बेरोजगारी को सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बताया। इसके बाद 10% लोग हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा माना। 9% लोगों ने पीएम मोदी के चेहरे को अपना मुद्दा माना है, मतलब उन्हें सिर्फ मोदी के चेहरे से मतलब है, उन्हें ही देखकर वो वोट करते हैं। 8% लोगों ने कहा शिक्षा इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन 49% लोगों ने अन्य मुद्दों को बिहार के लिए बड़ा माना है। इस अन्य में आप जंगल राज, माफिया राज, अपराध, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य जैसे मुद्दे गिना सकते हैं। यहां हैरानी की बात है कि जिस वोट चोरी के मुद्दे को कांग्रेस और आरजेडी सबसे बड़ा मुद्दा बताती रही हैं, वो इस सर्वे के मुताबिक लोगों के दिमाग में है ही नहीं। बिहार की बड़ी तादाद इसे मुद्दा नहीं मान रही। चुनाव से पहले मतदाता सूची के रिवीजन यानी वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण को बिहार के 54% लोगों ने चुनाव आयोग का अच्छा कदम बताया है। 17% लोगों ने कहा कि ये काम बेहद जरूरी था। सिर्फ 13% लोगों ने कहा कि ये एसआईआर सिर्फ चुनावी फायदे के लिए कराया गया है और 16% लोगों ने एसआईआर पर अपनी कोई राय नहीं दी है। मैट्राइज आईएनएस का ओपिनियन पोल ये बता रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी इस चुनाव का विनिंग फैक्टर हो सकते हैं। एनडीए की कैंपेन में अभी मोदी और नीतीश का चेहरा सबसे आगे है। पीएम मोदी इस साल 7 बार बिहार जा चुके हैं। बीते 15 दिनों में ही उन्होंने बिहार को बड़ी बड़ी सौगातें दी हैं, जिन्हें गेम चेंजर के तौर पर देखा जा रहा है। मैट्राइज आईएनएस ने प्रधानमंत्री की लोकप्रियता को लेकर जब लोगों की राय जानी तो 57% लोगों ने कहा कि इसका बहुत बड़ा असर है। 8% लोगों ने कहा थोड़ा असर है। 21% लोगों ने कहा कि मोदी की लोकप्रियता का कोई असर नहीं होगा और 14% ने कुछ नहीं कहा। लेकिन ये एक ओपिनियन पोल है, वोट तो अभी पड़े भी नहीं हैं। असली नतीजा 14 नवंबर को आना है और 2 चरणों में चुनाव होने हैं। लेकिन आगे बढ़ते हुए जनहित में अब सुना देते हैं इस ओपिनियन पोल से किसका दिल बाग बाग है और कौन कौन इसे कर रहा है खारिज। नवंबर ये तारीख याद कर लीजिए। अब बिहार के लोग इनसे मुक्ति चाहते हैं। बिहार का मुख्यमंत्री हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाने वाला ना हो। विकास के रफ्तार को बढ़ाया है, उस रफ्तार में आपके ओपिनियन पोल भी बदलेगा। 2025, 225 और जो 2010 में आरजेडी की स्थिति थी उससे भी बुरी स्थिति होगी। 22 सीट थी। ये ओपिनियन पोल आया है, सब रखा रह जाएगा, देख लीजिएगा। इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगी।
हमेशा की तरह ये देखा गया है, ओपिनियन पोल के आंकड़े जिसके पक्ष में आते हैं उसका दिल बाग बाग हो जाता है, जिसके पक्ष में नहीं आते हैं वो ओपिनियन पोल को लेकर सवाल खड़े कर देता है और कहता है इंतजार कीजिए, फाइनल नतीजे अभी आने बाकी हैं। हम सभी को इंतजार है, लेकिन जनहित में आगे बढ़ते हुए बिहार में चुनावी मुहूर्त के ऐलान के साथ ही अब आचार संहिता लागू हो चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि अब सरकार कोई भी शिलान्यास, शुभारंभ, नई लोक लुभावनी घोषणा अब नहीं कर पाएगी। लेकिन चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज भी हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और भूमि पूजन किया। इनमें दो तोहफे ऐसे हैं जिनका सीधा फायदा वोट के रूप में भी मिल सकता है। एक है महिला रोजगार योजना के तहत 21 लाख महिलाओं के खाते में 2100 करोड़ रुपए का ट्रांसफर और दूसरा है पटना मेट्रो के पहले चरण का शुभारंभ। आपको बताते चले कि महिलाओं की तादाद बहुत ज्यादा है। महिलाओं के खाते में जिस तरह से हमने हाल ही में देखा बहुत बड़ी रकम ट्रांसफर की गई है और दूसरी तस्वीर आज की दिखा रहे हैं, पहले चरण का शुभारंभ। इन दोनों योजनाओं को आप सीधे सीधे एनडीए के MY दांव की मिसाल मान सकते हैं। M यानी महिला और Y यानी युवा। एक तरफ रोजगार के लिए सीधे महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए का भुगतान और दूसरी ओर युवाओं के लिए मेट्रो की सौगात। 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के खाते में पैसे का सीधा पहुंचना। यकीनन इन दोनों ही तोहफों को एनडीए के नेता चुनाव के दौरान भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। चुनाव बाद सर्वे के पुराने आंकड़े गवाह हैं कि बिहार में बीते 20 साल से महिला वोट का बहुमत नीतीश कुमार के साथ रहा है। ऐसे में इस बार भी इस वोट बैंक को अपने साथ कायम रखने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा दांव चला है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। 26 सितंबर को इसकी शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़कर इस स्कीम को लॉन्च किया। उस दिन लाभार्थी महिलाओं ने इसके लिए एक सुर से प्रधानमंत्री मोदी और सीएम नीतीश भैया की जमकर तारीफ की। इसके बाद 3 अक्टूबर को अकेले सीएम नीतीश कुमार ने 1 अणे मार्ग से इस योजना की दूसरी किस्त जारी कर दी। अब आज यानी 6 अक्टूबर को महिला रोजगार योजना की तीसरी किस्त भी रिलीज कर दी गई। इस स्कीम के तहत 1.5 करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। पहले दिन यानी 26 सितंबर को 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे गए। यानी पहली किस्त में 7.5 करोड़ रुपए सीधे महिलाओं के खाते में ट्रांसफर करा दिए गए। दूसरे दिन 3 अक्टूबर को 25 लाख महिलाओं के खाते में 2.5 करोड़ रुपए भेजे गए, हर एक महिला के खाते में 10-10 हजार रुपए। और तीसरे दिन यानी आज 21 लाख महिलाओं के खाते में 2100 करोड़ का भुगतान किया गया, यानी कि हर एक महिला को 10-10 हजार रुपए उसके खाते में डाले गए हैं। इस तरह से अब तक इस योजना की 1 करोड़ 21 लाख लाभार्थी महिलाओं को 12,100 करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं। अब सवाल यह है कि क्या इस एक योजना से एनडीए ने अपने 1 करोड़ 21 लाख महिला वोट पक्के कर लिए हैं? इसे चुनाव विश्लेषक से समझने की कोशिश करेंगे। महिलाओं के साथ साथ युवाओं पर भी नीतीश सरकार का पूरा फोकस है। ऐसे में चुनावी साल में ही सिर्फ नौजवानों के लिए कई नई और पुरानी योजनाओं को नए रंग ढंग के साथ पेश किया गया है। बिहार के युवाओं के लिए सरकार ने एक तरह से खजाना खोल दिया है। इस बीच आज से राज्य के नौजवानों के लिए एक विशेष सुविधा भी शुरू हो चुकी है। मैंने बात मेट्रो की। आज से पटना में मेट्रो ट्रेन दौड़ने लगी है। इसके साथ ही बिहार की राजधानी पटना मेट्रो से जुड़ने वाला देश का 14वां शहर बन चुका है। आज ही सीएम नीतीश कुमार ने पटना मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर का शुभारंभ किया। साथ ही 6 अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन और इन स्टेशनों को जोड़ने वाली सुरंग का शिलान्यास भी किया। इसके बाद नीतीश कुमार ने अपने दोनों उप मुख्यमंत्रियों और अधिकारियों के साथ मेट्रो की सवारी की। फिलहाल पटना में 4.3 किलोमीटर के रूट पर मेट्रो सुविधा शुरू हुई है, यानी कि 4 किलोमीटर से ज्यादा की। इसमें 3 स्टेशन हैं, पाटलिपुत्र बस टर्मिनल, 0 माइल और भूतनाथ। इन स्टेशनों के बीच 3 कोच वाली मेट्रो चलेगी। पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से 0 माइल तक किराया 15 रुपए और भूतनाथ तक 30 रुपए रखा गया है। पटना मेट्रो में करीब 17 किलोमीटर की रेड लाइन और करीब 15 किलोमीटर की ब्लू लाइन 2 कॉरिडोर होंगे। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट पर 13,925 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। इसकी फंडिंग जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, भारत सरकार और बिहार सरकार मिलकर कर रही है। तो कल से बिहार के लोग पटना मेट्रो की सवारी का लुत्फ उठा सकेंगे। इसे लेकर पटना वाले बेहद उत्साहित दिखे। पटना मेट्रो के कोच की खूबसूरती भी देखते ही बन रही है। मेट्रो के अंदर मधुबनी पेंटिंग हर किसी का ध्यान आकर्षित करती है। एक तरफ बिहार को आज मेट्रो के रूप में बड़ा तोहफा मिला, तो दूसरी ओर चुनावी मौसम में इसके उद्घाटन को विपक्ष
सियासी चश्मे से देख रहा है। अब चुनाव होगा तो सब होता ही रहे, अब चुनाव होगा तो सब होता ही रहे, अब चुनाव होगा तो सब होता ही रहे। एक जमाने में कहाँ जंगल राज था, आज बिहार मेट्रो राज में आ गया है और महिलाओं के अकाउंट में भी 10,000 रुपये पहुँच गए। उनका जो YM समीकरण है उसमें भी फूट है। इसी पटना में 20 साल पहले अगर पटना स्टेशन पे उतरते तो 5 बजे शाम के बाद आप स्टेशन के बाहर नहीं जा सकते थे। उस दौर से नीतीश कुमार जी ने बिहार के लोगों को निकाल करके उनको जो डेवलपमेंट का टेस्ट कराया है, अब लोग पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहते। वैसे कहा तो तेजस्वी यादव चुनाव से काफी पहले लोक लुभावन वायदों का पिटारा खोल रहे थे और कहा नीतीश कुमार एक से बढ़कर एक लाभार्थी योजनाओं को जमीन पर उतार चुके हैं। जेडीयू जिससे बेहद उत्साहित है। अभी तक के चुनावी माहौल पर पैनी निगाह डालें तो आप पाएंगे कि पूरा का पूरा चुनाव 2C पर केंद्रित है। एक C कास्ट यानी कि जाति और दूसरा C है कैश। दोनों ही गठबंधन एक एक जाति के वोट बैंक को सहेजने में बटोरने में जुटे हुए हैं। अब की बार आरजेडी का जोर A to Z यानी सारी जातियों में पैठ बनाने का है, लेकिन मोटे तौर पर उसका वोट बैंक MY यानी मुसलमान और यादव ही माने जाते हैं। जबकि एनडीए तमाम पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और सवर्ण वोट को साधने में शिद्दत से लगा है, लेकिन मोदी और नीतीश की जोड़ी इस बार अपना MY यानी महिला और युवा समीकरण को साधने में जुटी हुई है। बिहार में महिला वोटर करीब 3.5 करोड़ हैं, तो 18 से 45 साल के नौजवान मतदाताओं का स्पष्ट आंकड़ा सामने नहीं आया है, लेकिन अब तक के आंकड़ों के मुताबिक 18 से 19 साल के नए वोटर्स की तादाद 14,01,050 है। सिर्फ महिला और युवा ही नहीं, करीब करीब हर वर्ग के लाभार्थियों के लिए नीतीश सरकार ने खजाना खोल दिया है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 1.5 करोड़ महिलाओं पर 20,000 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है, तो 12वीं पास और ग्रेजुएट बेरोजगार नौजवानों के बेरोजगारी भत्ते पर 2,925 करोड़ रुपए के खर्च का अंदाजा है। इसके लाभार्थियों की तादाद 12,19,000 बताई जा रही है, जबकि हर घर 125 यूनिट फ्री बिजली पर 3,797 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसके लाभार्थी 1,67 लाख उपभोक्ता हैं। वहीं सामाजिक सुरक्षा पेंशन के मद में जिन्हें 400 रुपए से बढ़ाकर 1,100 रुपए कर दिया गया है, इसके 1,10 लाख लाभार्थियों पर 9,214 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा। 16 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को 5-5 हजार रुपए के कपड़े भत्ते पर 802 करोड़ रुपए का खर्च आना है। चुनावी साल में ही नीतीश सरकार ने आंगनबाड़ी सेविका के मानदेय को 7,000 से बढ़ाकर 9,000 रुपए कर दिया, तो आंगनबाड़ी सहायिका के मानदेय को 4,000 से बढ़ाकर 4,500 रुपए कर दिया गया। इसके साथ ही जीविका से जुड़े श्रमिकों के मानदेय को भी डबल कर दिया गया है। इस पर सरकार अतिरिक्त 345 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। कुल मिलाकर हालिया दिनों में बिहार की एनडीए सरकार 37,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लाभार्थी और फ्री योजनाओं का ऐलान कर चुकी है। ऐसे में सवाल यह है, इन तमाम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी से एनडीए को कितने डायरेक्ट वोट ट्रांसफर यानी कि डीवीटी हो पाएंगे? इस पर राजनीति और चुनाव की जानकार का आकलन भी आपको गौर से सुनना चाहिए। महिला वोटर जो हैं वो हमने देखा है झारखंड में, जो वहाँ पे एक महिलाओं को जो डायरेक्ट बेनिफिट जो है पैसे ट्रांसफ़र करने की बात हेमंत सोरेन ने की, उसके कारण वो जीते। हमने देखा है कि जो मध्य प्रदेश का चुनाव पलट दिया बीजेपी ने, महिला को खाते में पैसे डाल के। महाराष्ट्र में भी वही हुआ। तो ये एक बड़ा कामयाब फॉर्मूला रह गया है और ये बिहार में फेल होगा ऐसा इसके पीछे कोई कारण नहीं दिख रहा है। बिहार में चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद अब दोनों गठबंधन में सीट बंटवारे की घोषणा का इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल एबीपी न्यूज को सूत्रों के हवाले से दोनों ही खेमों में सीट बंटवारे के दो फॉर्मूले की जानकारी मिली है। दोनों हिसाब आपको दिखाएं, उसके पहले एनडीए और महागठबंधन में इस मुद्दे पर गहन मंथन की तस्वीरें देखिए। रविवार को बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और प्रभारी महासचिव विनोद तावड़े ने जेडीयू के ललन सिंह, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी और आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की। फिर पार्टी ऑफिस में लगातार दूसरे दिन चुनाव समिति की बैठक की।
वहीं तेजस्वी यादव के आवास पर महागठबंधन के घटक दलों ने भी काफी लंबी मीटिंग कर सीट बंटवारे पर चर्चा की है। सूत्रों के मुताबिक एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर 2 फॉर्मूले सामने आए हैं, किसी एक पर मुहर लग सकती है। पहला फॉर्मूला है जेडीयू 102 से 103 सीटें, बीजेपी 101 से 102 सीटें, यानी कि जेडीयू से 1 सीट वो कम रहने वाली है। एलजेपीआर 25 से 28 सीटें, एचएम हम जीतन राम मांझी की 6 से 7, आरएलएम 4 से 5 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं दूसरे फॉर्मूले के तहत जेडीयू 101, बीजेपी 100, एलजेपीआर 26 प्लस 1 राज्यसभा सीट जो खबरें आ रही हैं, एचएम 8, आरएलएम को 8 सीट देने का प्रस्ताव है। कुछ सीटों पर चिराग, मांझी और कुशवाहा की पार्टी के सिंबल पर बीजेपी जेडीयू के उम्मीदवार लड़ सकते हैं। महागठबंधन की बात करें तो यहां भी सीट बंटवारे को लेकर 2 फॉर्मूले सामने आए हैं, किसी एक पर अंतिम मुहर लग सकती है। पहला फॉर्मूला आरजेडी 138, कांग्रेस 52, लेफ्ट पार्टियां 35, वीआईपी 15, आरएलजेपी 2, जेएमएम को 1 सीट दी जा सकती है। दूसरा फॉर्मूला यह है आरजेडी 130, कांग्रेस 55, लेफ्ट पार्टियां 35, वीआईपी 18, आरएलजेपी 3 और जेएमएम को 2 सीटें मिल सकती हैं। फिलहाल दोनों तरफ से सीट बंटवारे पर सहमति बन जाने के दावे हैं, लेकिन अंतिम अंक गणित बताने को कोई भी तैयार नजर नहीं आता। ये तो केंद्रीय नेतृत्व के पास भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। सभी पर जो है बहुत सारी बात आगे बढ़ चुकी है। 2025 में विपक्ष को जनता जो है अस्थायी रूप से विपक्ष को घर बैठा देगी। हमारी संख्या कम से कम 20 हो जाए, 25 हो जाए मिले तो हम सीना तान के कहते हैं कि एकदम फ्री बिजली कर देंगे, बेटियों का एजुकेशन को हम फ्री कर देंगे। फैसला हो चुका है, जल्द ही आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रकाशित किया जाएगा। सब कुछ तय है। बैठेंगे सब लोग और बैठ करके ये 1 घंटा का काम है क्लियर कर देंगे। हो चुका है, वो सब में कोई नहीं दिक्कत है, सब हो चुका है। अनाउंसमेंट कब तक होगा? मुझे लगता है कि परसों ने तो तरसों हम कर देंगे, सरकार बनाएंगे, डिप्टी सीएम बनेंगे। तो देखिए कहां तक नेताओं ने डिप्टी सीएम बनने की भी पूरी तैयारी कर ली है, खुद ही अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना है। अभी थोड़ा सब्र करें, थोड़ा इंतजार करें, 14 तारीख को आएंगे नतीजे। फिलहाल बिहार चुनाव के लिए तैयार हो चुका है, नेता तैयार हैं, वोटर भी तैयार हैं। बस एक ही बाधा है, कहीं मौसम अड़ंगा तो नहीं लगाएगा। चुनाव का मौसम आने के बावजूद बारिश का मौसम जाने को तैयार नहीं, बल्कि बाढ़ के हालात पैदा करके चुनावी बाधा डालने का काम कर सकता है। ऐसा लग रहा है मानो बारिश बिहार के चुनाव को कंट्रोल करना चाह रही हो। वैसे तो देश के कई हिस्सों में यही हाल है, लेकिन बिहार की चिंता बड़ी है, क्योंकि नेताओं को प्रचार तेज करना है और लोगों को भी वोट प्रतिशत बढ़ाना है। देखिए, ये बिहार का रोहतास जिला है। यहाँ अभी कोई चुनावी शोर नहीं है, लेकिन ड्रोन से ली गई तस्वीरें यहाँ के चुनौती भरे हालात को दिखा रही हैं। चुनावी सीजन को चुनौती देते हुए बारिश और बाढ़ यहाँ मुसीबतों के साथ आई है। ये बहता झरना चुनावी भोंपू से ज्यादा शोर कर रहा है। लगातार हो रही बारिश पूरे इलाके को प्रभावित कर रही है। रोहतास जिले के तिलौथू में बीते 2 दिन से हुई मूसलाधार बारिश के बाद ड्रोन से ली गई तस्वीर देखकर समझा जा सकता है कि आज भी दर्जनों गांव में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। यहाँ 54 घरों ने मानो जल समाधि ले ली हो। एक दर्दनाक हादसे में 9 साल की बच्ची की मौत हो गई। दूसरी ओर सासाराम में भी नदी नाले लबालब भरे हुए हैं, जबकि सहरसा जिले के नवहट्टा में कोशी नदी ने हल्ला बोल दिया है। यहाँ करीब 50,000 आबादी वाले गांव प्रभावित हुए हैं। नेताओं के वोट मांगने से पहले ही घरों के भीतर पानी घुस गया है। ये लोग प्रशासन पर मदद न पहुंचाने से परेशान भी हैं।
ये मेरा गेहूं चारा जितना था सब बिक गया है, नहीं घर में खाना बन रहा है, बच्चे भूखे पड़े हैं, रोड पे खड़े हैं, सड़क पे खड़े हैं, कहीं से कुछ सुविधा नहीं है, नहीं प्लास्टिक है, नहीं बांस है जो हम लोग पंडाल या कुछ बना कर रह सके। कहाँ जाएंगे, किस साधन से जाएंगे, कितना बच्चा को कन्हा पे उठा के ले जाएंगे, अनाज कहाँ ले जाएंगे, माल मवेशी कहाँ ले जाएंगे, न नो है मेरे पास, न खाने का अनाज है। पूर्वी चंपारण जिले में बनकटवा के कई गांवों के लोगों की फसल भी बर्बाद होने की कगार पर है, जबकि मोतिहारी का राष्ट्रीय राजमार्ग छपवा रक्सोल रोड बाढ़ के पानी के दबाव से धंस गया है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आंकड़ों पर गौर करें तो पिछले 10 सालों में बिहार में औसतन हर चुनावी सीजन में भारी बारिश ने जनसभाओं और रैलियों पर असर डाला है। 2020 चुनाव के दौरान अक्टूबर में 20 जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए थे। इस बार भी मौसम विभाग ने अक्टूबर-नवंबर में सामान्य से अधिक बारिश का अलर्ट जारी किया है। देखना यह है कि क्या बिहार में बाढ़ बरसात से आम जीवन को हो रहा नुकसान भी कोई चुनावी मुद्दा बन पाता है या नहीं। हालांकि देश के कई दूसरे राज्यों में भी भारी बारिश अक्टूबर के महीने में आम जिंदगियों को मुसीबत में डाल रही है। बिहार से निकलकर पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल का रुख करते हैं। सवाल उठने लगे हैं क्या ममता बनर्जी की सरकार में अब सांसद और विधायक भी सुरक्षित नहीं हैं? आम जनता का हाल क्या होगा अगर ऐसा है तो? आज पश्चिम बंगाल की बीजेपी सांसद और विधायक बाढ़ से जूझ रहे जलपाईगुड़ी के दौरे पर पहुंचे थे, लेकिन बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात के दौरान ही दोनों नेताओं पर हमला हो गया। सांसद और विधायक बुरी तरह घायल हो गए। इस हमले के बाद बीजेपी ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सीएम ममता बनर्जी पर हल्ला बोल दिया। सुरक्षा कर्मियों से हाथापाई, गाड़ी में हो रही तोड़फोड़, काफिले पर पथराव करती भीड़ और लहूलुहान बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू। हिंसा और बवाल की तस्वीरें पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की हैं, जिसने एक बार फिर पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर ये सवाल खड़े कर दिए हैं। आज मालदा से बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू सिलीगुड़ी से पार्टी विधायक शंकर घोष के साथ जलपाईगुड़ी के बाढ़ प्रभावित नागरा काटा के दौरे पर गए थे। बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के बाद दोनों बीजेपी नेता बाढ़ प्रभावितों के बीच राहत सामग्री बांट रहे थे। इसी बीच अचानक वहां मौजूद कुछ लोगों ने बीजेपी सांसद और विधायक का विरोध शुरू कर दिया। हालात खराब होता देखकर बीजेपी नेताओं के साथ मौजूद सुरक्षा कर्मी सांसद और विधायक को नागरा काटा से वापस ले जाने लगे। इसी दौरान भीड़ में शामिल लोगों ने सांसद खगेन मुर्मू, विधायक शंकर घोष और उनके साथ मौजूद सीआईएसएफ के जवान से मारपीट और उनकी गाड़ी पर लाठी डंडों और पत्थर से हमला शुरू कर दिया, जिसमें बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू के सिर पर लगी चोट की वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो गए। जिसके बाद मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मी बड़ी मुश्किल से दोनों नेताओं को बचाकर नागरा काटा से वापस लेकर चले गए। लेकिन अब बीजेपी ने आरोप लगाया है कि जलपाईगुड़ी में जो हुआ वो एक सुनियोजित साजिश थी, जिसे पश्चिम बंगाल में रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठी और टीएमसी के गुंडों ने अंजाम दिया है। ये पूरी तरीके से प्लान करके किया गया है। एक भयंकर स्थिति तैयार करके रखा है ममता बनर्जी ने पूरे बंगाल के अंदर। मुसलमानों को बांग्लादेश से लाकर यहाँ पे बैठाकर, रोहिंग्या को बांग्लादेश से लाकर यहाँ पे बैठाकर ममता बनर्जी ने ऐसी स्थिति तैयार करके रखी है। हालांकि जब नागरा काटा में बीजेपी नेताओं पर हमला हुआ, उस वक्त मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी जलपाईगुड़ी में ही मौजूद थी। लेकिन ममता ने आरोप लगाया कि बीजेपी बाढ़ के बहाने राजनीति कर रही है और घटना के लिए उसके सांसद और विधायक की जिम्मेदार हैं। ममता ने कहा, अगर आप 30-40 गाड़ियों के काफिले के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जाते हैं तो लोग आहत हो सकते हैं। जिन्होंने रोटी, कपड़ा और मकान खो दिया है उन्हें राहत चाहिए, राजनीति नहीं। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हमले में घायल बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू से फोन पर घटना की जानकारी ली। हमले में घायल बीजेपी सांसद और विधायक शंकर घोष को इलाज के लिए सिलीगुड़ी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन जलपाईगुड़ी की घटना ने फिर से ये सवाल खड़े कर दिए हैं कि बंगाल में जब सांसद और विधायक ही सुरक्षित नहीं है तो प्रदेश में आम जनता का क्या होगा।
उधर राजस्थान की सरकार भी आज गंभीर सवालों में घिरी कि क्या उसने अपने अस्पतालों को संभालते अब नहीं बन रहा। राजधानी जयपुर के सबसे बड़े सवाई मानसिंह सरकारी अस्पताल के आईसीयू वार्ड में आग लगने से 8 मरीजों की मौत हो गई। कफ सिरप से बच्चों की मौत को लेकर राजस्थान सरकार पहले ही सवालों से घिरी हुई है। अब ये एक और बड़ा हादसा हो गया। जले हुए बेड और स्ट्रेचर, बर्बाद हो चुकी मशीनें और काली पड़ चुकी दीवारें खुद बता रही हैं कि राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल में लगी आग कितनी भयानक थी। रविवार की रात जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के आईसीयू वार्ड में लगी इस आग में 8 मरीजों की जान चली गई। लेकिन अब सवाल खड़े हो गए हैं कि सवाई मानसिंह अस्पताल में भड़की आग क्या एक हादसा था या फिर अस्पताल प्रशासन की लापरवाही का नतीजा। सर सब स्टाफ की वो कमी है सर। आग में मारे गए मरीजों के परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि वार्ड में चिंगारी और धुआं उठते ही जानकारी देने के बावजूद अस्पताल के कर्मचारी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। लेकिन आग की लपटें जब वार्ड में फैलने लगी तो मरीजों को भगवान भरोसे छोड़कर स्टाफ मौके से भाग निकला। लापरवाही करी, वो अपने जान बचा के भाग लिए। अब जो पेशेंट के जो परिजन है ना, वही अपने आप ही मदद कर रहे थे वो। वहीं जयपुर के एसएमएस अस्पताल में हुए अग्निकांड के मुद्दे पर अब विपक्ष ने भजनलाल सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने आरोप लगाया है कि 8 मरीजों की मौत होने के बाद भी प्रशासन ने इस मामले में कोई सुध नहीं ली है। वह घटना लापरवाही जो हुई है और घटना के बाद लापरवाही बढ़ती जा रही है। दुख इस बात का है, घटना हो गई है, अब लापरवाही क्यों हो रही है? मर गए, उनकी लाशें कहाँ है? बॉडी को ढूंढ रहे लोग, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है। लेकिन राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री विपक्ष को नसीहत दे रहे हैं कि विपक्ष इस मामले में राजनीति कर रहा है। ये ऐसी घटना है, इस पे कोई आरोप नहीं है। जो भी इसमें कोई कारण हुई है उस कारणों का पूरी कमेटी बना के जांच करा रहे हैं और ऐसी गलती नहीं है। चिंता इस बात की है मुख्यमंत्री जी की आगे से ऐसी कोई लापरवाही या ऐसी घटना नहीं हो और इसमें राजनीति नहीं करें। भजनलाल सरकार ने 6 सदस्यों की एक कमेटी बनाकर अस्पताल अग्निकांड की जांच शुरू करवा दी है। आज दिन भर एक बेहद गंभीर खबर चर्चा में रही कि सुप्रीम कोर्ट में किसी वकील ने चीफ जस्टिस बीआर गवई पर जूता उछाल दिया। हालांकि सच्चाई यह है कि जूता नहीं उछाला गया था, वो वकील गुस्से में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर चिल्ला पड़ा था और ये गलत है पूरी तरह। पुलिस ने फिलहाल उस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट में हुई इस घटना के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बातचीत कर इस घटना पर अफसोस जताया है। सुप्रीम कोर्ट में आज एक नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला। रोजाना की तरह कोर्ट में कामकाज चल रहा था। इस बीच एक वकील चीफ जस्टिस बीआर गवई के आसन की तरफ आक्रामक तरीके से बढ़ा। ये वकील नारेबाजी भी कर रहा था। हालांकि हालात को देखते हुए वहां खड़े सुरक्षा कर्मियों ने उस वकील को बाहर निकाल दिया। बाहर जाते समय वकील ने सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान का नारा भी लगाया। वकील को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों ने इस घटना पर अलग अलग दावे किए हैं। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक वकील ने अपना जूता उतारने का प्रयास किया, जबकि कुछ चश्मदीदों का कहना है कि वो जूता उतारने की बजाय गोल मोड़े हुए कागज को लहराते हुए कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। इस वक्त चीफ जस्टिस पूरी तरह से शांत बैठे रहे। उन्होंने वकीलों को दिलासा देते हुए काम जारी रखने को कहा। चीफ जस्टिस ने कहा, आप लोग ऐसी बातों से विचलित ना हो, ऐसी चीजें मुझे प्रभावित नहीं करती हैं। आपको बता दें कि इस मामले को खजुराहो में भगवान विष्णु की खंडित मूर्ति की बहाली से जुड़े एक मामले में से चीफ जस्टिस की टिप्पणी से जोड़कर देखा जा रहा है। 16 सितंबर को चीफ जस्टिस ने इस विषय को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकार क्षेत्र में आने वाला बताते हुए दखल देने से मना कर दिया था। उसी दौरान उन्होंने याचिकाकर्ता से हल्के फुल्के लहजे में कह दिया था, आप कहते हैं कि आप भगवान विष्णु के बड़े भक्त हैं,
आप उन्हीं से प्रार्थना कीजिए कि वो कुछ करें। इस टिप्पणी का सोशल मीडिया पर भी भारी विरोध हुआ था। इसके बाद 18 सितंबर को चीफ जस्टिस गवई ने खुली अदालत में सफाई दी थी। उन्होंने कहा था उनकी मंशा किसी का अनादर करने की नहीं थी, वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। धीरे धीरे ये विवाद ठंडा पड़ चुका था, लेकिन सोमवार को एक वकील के विरोध ने इसे फिर से चर्चा में ला दिया है। एक सुनवाई के दौरान एक याचिकाकर्ता ने तत्कालीन जज जस्टिस अरिजीत पसायत की तरफ चप्पल फेंक दिया था। उस दिन के बाद से ये अनिवार्य व्यवस्था बन गई कि सुप्रीम कोर्ट में किसी भी सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम के अंदर 2 से 3 सुरक्षाकर्मी सादी वर्दी में मौजूद रहेंगे। यही कारण है कि सोमवार को जब एक वकील आक्रामक तरीके से चीफ जस्टिस के आसन की तरफ बढ़ा तो सुरक्षाकर्मियों ने उसे तुरंत पकड़ लिया और बाहर कर दिया। वकील का नाम राकेश किशोर बताया जा रहा है। ये पूरा घटनाक्रम मुश्किल से 1 मिनट का रहा। इस घटना के बाद कोर्ट की कार्रवाई सुचारू रूप से चलती रही। हालांकि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के बाहर राजनीति करने की भरपूर कोशिश हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से इन्होंने घटना की निंदा की, लेकिन उन्हें के कई नेताओं और प्रवक्ताओं ने इसे दलित अपमान का मुद्दा बनाने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इसे लेकर जातिवाद का चैप्टर खोला गया और घटना का वैसा वर्णन करने की कोशिश की गई जैसी कि घटना नहीं हुई थी। और अब आज का जनहित मंत्र, लोगों की बातें कभी दिल पर नहीं लेनी चाहिए। आपने देखा होगा लोग अमरूद खरीदते समय पूछते हैं मीठे हैं ना, बाद में उसे नमक लगाकर खाते हैं। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।